Hello, student, and welcome to the 15th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui, and from RG Academy. And as you know that we have finished two chapter till now. हमारे दो चैप्टर अब तक फिनिश्ड हो चुके हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के, और डेट्स ए गुड साइन कि हम लोग धीरे धीरे भी चल रहे हैं, और लेकिन प्रिसाइजली सारे चैप्टर्स भी हम एक एक क्वेश्चंस को लेते हुए चल रहे हैं एनसीईआरटी के, और थ्योरेटिकल पार्ट को भी अच्छे से कवर कर रहे हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस अगर आप नोटिस करेंगे तो दो चैप्टर विद इन 1 मंथ टाइम, यानी अगर आप नोटिस करेंगे हमारा बैच अभी महीना भर लगभग महीना भर भी नहीं हुआ स्टार्ट हुए, और हमने दो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए हैं. इट फिनिश इट थॉरोली से हमने नहीं ऊपर से हमने नहीं पढ़ा, बल्कि वी हैव फिनिश इट अच्छे से हमने बहुत अच्छे से डीप किया है इसको, और उसके बाद उसको सारे क्वेश्चंस भी कवर आउट किए हैं. और एज आई एडवाइस यू कि अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को, कितना आप क्वेश्चंस को डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मोर देन इनफ है जी के नोट्स. एनसीआर अगर आप एनसीईआरटी के बाद या एनसीईआरटी के बाहर दोनों ही चीज़ें, यानी एनसीईआरटी के बाद भी कुछ लोग अगर आपने के एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है और उसके बाद आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो देन ऑल्सो, और एनसीईआरटी के बाहर भी, यानी अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हो देन ऑल्सो, तो आरजी के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है. कोई आरडी शर्मा, कोई एग्जाम्पलर, कोई एबीसी, किसी भी तरह की कोई एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं है इन माय ओपिनियन. इवन इन दैट केस अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो. एज सम स्टूडेंट सॉल्व आरडी शर्मा, सम स्टूडेंट सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, तो वो आपके ऊपर है. अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो गो थ्रू इट, आप सॉल्व करिए अच्छे से. एंड अगर कोई डाउट्स आता है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ओके. अच्छा, रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर, वो तो हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे. मैंने कहा था कि एनसीईआरटी का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर थ्योरी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना. और मैंने ये भी कहा था कि इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आने की भी चांस है, एचसीएफ एलसीएम को रिलेटेड करने वाली चीज़ है, या फिर प्रूव डैट सम नंबर इज़ ए रैशनल नंबर काइंड ऑफ थिंग. तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे पूछी जाती हैं. लेकिन पॉलिनॉमियल के केस में आप नोटिस करोगे कि एनसीईआरटी का कंटेंट उतना वास्ट नहीं है जितना बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं. अगर आप पास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे पॉलिनॉमियल के, तो इट इज़ नॉट, मतलब अपन ये नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट लाइकली टू से डैट कि आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली लिंक कर सको एनसीईआरटी के. तो डैट इज़ वाई आई एम एडवाइजिंग यू कि पॉलिनॉमियल के क्वेश्चंस जो है आप एक्स्ट्रा भी सॉल्व करो, है ना. आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाओ, और उस केस में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए थे आप लोगों को. अगर आपको रिमेंबर हो तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनॉमियल, वहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि 2 डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी अपॉन ए. यहाँ से मेजरली क्वेश्चन बनता है. आइदर वाइस वर्सा कि वो रूट्स दे देंगे या जीरो दे देंगे और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने को कह रहा होगा, या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे देंगे और आपको कोई नया रिलेशन आइडेंटिफाई करने को दे रहा होगा. फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन था जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम से काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था. और जो लास्ट एक्सरसाइज 2.4 जो एनसीईआरटी की है, और हमने इसको बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पास्ट में इससे कुछ क्वेश्चंस बने हैं. आई एग्री डैट कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल से एक दो क्वेश्चन आए हैं, इक्का दुक्का आए हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पहले के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पॉलिनॉमियल के, ठीक है. और मैंने ये कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर जब आप बोलोगे तो मैं आपके लिए ज़रूर सॉल्व कर दूंगा वो क्वेश्चंस, और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो मैंने किया भी उनके लिए. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना उसको आगे लेके जाना चाहते हो. अब आरडी शर्मा खोलोगे पॉलिनॉमियल की तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वास्टनेस है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है. क्लास 10th नर्चर, मतलब अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान दे रहे हो तो इतना रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, है ना. अगर हाँ आप एनटीएससी पढ़ रहे हो या एसएसटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीआरएमओ एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए. लेकिन मोर देन इनफ है जितना मैंने सफिशिएंट पढ़ा दिया है आपको नर्चर बैच को, जो मैथमेटिक्स में पॉलिनॉमियल के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो ये दो चैप्टर फिनिश होने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं जो नया चैप्टर है, जिसे अपन चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अंदर फाउंड कर सकते हैं. और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स.
ओके, देखा जाए तो पॉलिनॉमियल का ही एक्सटेंशन है, और कंपेयर किया जाए तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये चैप्टर। वैसे तो अगर मेरी पर्सनल राय आप देखो तो मैं आपको एक सजेशन दूँ कि क्लास 9th की मैथमेटिक्स जो है उससे इजी है क्लास 10th की मैथमेटिक्स। अगर आप क्लास 9th की मैथमेटिक्स आप पढ़ के आए हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा था, तो मुझे नहीं लगता है कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। ओवरऑल पूरी मैथमेटिक्स क्लास 10th की क्लास 9 से इजी है। 2 चैप्टर को छोड़ दीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बाकी क्योंकि बाकी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ भी नया नहीं है, सब पहले से पढ़ के आ रहे हैं, है ना। पहले से पढ़ के रियल नंबर भी हमने पहले से पढ़ रखा है, रैशनल नंबर वगैरह, पॉलिनॉमियल भी पढ़ रखा है, इक्वेशन यानी वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हमने पहले से पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पहले से पढ़ रखा है, बहुत कुछ हमने, ट्रायंगल पढ़ रखा है, सर्कल पढ़ रखा है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने क्लास 10 में पढ़ के आए हुए हैं। हाँ, लीनियर ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर हो सकता है, वो हम देखेंगे जब वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर मैं आपसे बात करता जैसे इस चैप्टर के नाम के टुकड़े किए जाएँ, यानी अगर अपन बिट एंड पीसेस में इस चैप्टर के नाम को डिवाइड करें, बहुत बड़ा नाम है। देखिए, पहला चैप्टर का नाम था रियल नंबर, सिर्फ 2 वर्ड्स नेम, और दूसरे चैप्टर का नाम था पॉलिनॉमियल, सिर्फ एक नाम था। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप देखो काउंट्स कर लो वर्ड, कितने वर्ड्स काउंट हो रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इतना बड़ा नाम करने देने की ज़रूरत क्या थी? इसका मतलब एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई आपको कुछ कहना चाह रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम स्पेसिफिकली कुछ पूछेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। बात समझ रहे हैं? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इतना बड़ा नाम देने का मतलब ही ये था कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है। एक्चुअली ये टॉपिक एक सब पार्ट है, टॉपिक का नाम है इक्वेशंस का, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। किसका नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? इक्वेशंस। अब इक्वेशंस के अंदर इन्फाइनाइट वे के अंदर इक्वेशंस फॉर्म हो सकती है, इनफाइनाइट वे में इक्वेशंस फॉर्म हो सकती है ना, बहुत तरह की इक्वेशंस हो सकती है, लीनियर, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक, हर तरह की इक्वेशन बन सकती है। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन भी बहुत तरह की लीनियर इक्वेशन बन सकती है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर भी डिफरेंट केसेस बन सकते हैं कि एक इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि ये जो चैप्टर है इक्वेशंस का सब पार्ट है, और इक्वेशंस के अंदर जो हमें जो पहले पढ़ना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है इक्वेशन के अंदर ही वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ना है। तो बेसिकली अगर आप क्लास 10 के अंदर इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो इक्वेशन बेसिकली यू हैव टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, एक तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करनी है। और लीनियर इक्वेशन में भी आपको 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट इक्वेशन के अंदर भी आपको सिर्फ रियल रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो हम इसके बारे में चेक करेंगे। बाकी अपन अभी फ़िलहाल अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हमने इंट्रोडक्शन में यूटिलाइज कर लिया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। एक एक करके बिट एंड पीसेस के अंदर इसको ब्रेक करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशन कहते किसे हैं? अगर आपको याद हो तो इक्वेशन का बेसिक फंडा क्या होता है, इक्वेशन का नाम कहाँ से पड़ा? तो मैंने आपको बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उससे हमने डिराइव किया था पॉलिनॉमियल, फिर पॉलिनॉमियल से हमने डिराइव किया था लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। रिकॉलिंग, आप थोड़ा सा याद करके देखिए। हमने सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन किया था, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने पॉलिनॉमियल डिफाइन किया था, और पॉलिनॉमियल से हमने फिर सबसे स्पेशल कैटेगरी के पॉलिनॉमियल जो होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये सब डिफाइन किया था। उसके केस में अगर अपन बात करें लीनियर पॉलिनॉमियल की, लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना, जैसे कि लिखा हुआ है ax+b, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है ना। इस पॉलिनॉमियल को अगर मैं किसी चीज़ की इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाती है? इक्वेशन, है ना, नॉर्मल इक्वेशन। यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये चारों ही कौन से वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x एज ए वेरिएबल एक्ट कर रहा है और a b c एक कांस्टेंट नंबर्स की तरह एक्ट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब ये तो रही इक्वेशन की कहानी। इक्वेशन को बहुत तरह की इक्वेशन हो सकती है, जैसे कि एक 2 डिग्री एक्सपेंशन ले लें, ax² + bx + c,
ये 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है, अगर मैं इसको किसी चीज़ के इक्वेट कर दूं तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये सारी इक्वेशन है, लेकिन हमें कौन से पढ़नी है, लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप नोटिस करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होगी, अब मैंने इक्वेशन के साथ एक वर्ड लगा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिनॉमियल जो 1 डिग्री की हो उसको आप इक्वेट कर दें किसी कांस्टेंट के, किसी दूसरी पॉलिनॉमियल के। फॉर एग्जांपल जैसे यही ले लें, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन लीनियर इक्वेशन तो बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी भी हो सकती है। लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू एफ भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन में फ़र्क क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल में है। वेरिएबल नज़र आ रहा है, सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है x। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चीज़ भी समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है 2 वेरिएबल, एक हो सकता है 3 वेरिएबल, हो सकता है 4 वेरिएबल। जैसे कि सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन देखा जाए तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, ये मान लिया जाए। 2 वेरिएबल इक्वेशन देखा जाए तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। 3 वेरिएबल देखा जाए तो -x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3z, ये 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गई। तो ये तीनों केस समझ में आ रहे हैं आपको। तो ये इक्वेशन हमने स्टार्ट किया, फिर लीनियर इक्वेशन पे आए। लीनियर इक्वेशन के अंदर भी हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, हमें चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन लेनी है जो सिंगल वेरिएबल के अंदर आ रही हो, नहीं सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें वो चैप्टर पढ़ना है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स केस में आ रही हो। ना हमें 3 वेरिएबल्स के बारे में जानना है, 1 वेरिएबल तो हम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 8 के अंदर, है ना। तो 2 वेरिएबल्स का वाला चैप्टर हमारा है, लेकिन चैप्टर का नाम अभी पूरा नहीं हुआ। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बेसिकली हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में डिफाइन कर दिया है, इन 2 वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया है। तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब पेयर है, यानी पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा यानी कि 2 करके आपको पेयर बनाना है ना, 2 3 जो पेयरिंग जो होती है। तो यहाँ पे पेयर का मतलब हमेशा होता है ट्विंस के अंदर, ट्वाइस मतलब 2 लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो पेयर का मतलब होगा कि एक तो ये कोई, और इसके साथ साथ एक और लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। सपोज करो ये। तो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ने का जो चैप्टर का नाम है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करना, ये हमारे चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। Getting at the point, so this is how we can understand this particular chapter student. Okay, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि 2 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी 2 कैटेगरी को एक साथ पढ़ना, यानी इसको सॉल्व करना, यानी x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी ये चेक करना, है ना। तो ये चेक करना, ये अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर के अंदर। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक बार इंट्रोडक्शन दिया है कि चैप्टर का नाम कैसे चल रहा है, ठीक है ना, चैप्टर का नाम कैसे आइडेंटिफाइड हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल का एक एग्जांपल दूं, जैसे कि सपोज करो 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 है, तो x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो रही है, तो आप बोलोगे सर 2x को ऐसे ही रहने दो, 4 को आप RHS में लेके जाओ, तो ये जाएगा 4 प्लस 6, फिर यहाँ से ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू 10, फिर यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 5। आई होप सो कि ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है इसको अपन क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं x इक्वल्स टू 5 इस लीनियर इक्वेशन में वापस से पुट आउट करता हूँ, तो पुट आउट करने के बाद क्या होगा, तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। तो आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 6। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है तो इसका मतलब x की वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई अज्यूम डैट कि ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन, यानी ये इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आप सभी स्टूडेंट को आता है। हैविंग सेड दैट, अगर किसी को नहीं आता है, क्योंकि ये क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करें
और बताएं कि सर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है ना। जैसे मैंने दिया 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9, तो सपोज करो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9 का मतलब हुआ 3x इज इक्वल्स टू 15 एंड x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सॉल्व करनी नहीं आती है, तो स्टूडेंट प्लीज़ कॉल मी एंड लेट मी नो अबाउट डैट कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है ना। इस टाइप की इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन, जैसे कि और इक्वेशन मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे 2-4 एग्जांपल करा ही दूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8, सो इसको कैसे करेंगे, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, 6x LHS में आएगा तो माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x बाई 3 प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको आता है, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। एलसीएम लेंगे 3, तो ये जाएगा x प्लस 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ। सो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 2 6x माइनस 3 और ये आ रहा है 5x प्लस 15। सो यहाँ से 6x माइनस x हो जाएगा और माइनस 3 उधर जाएगा RHS में, तो प्लस के साथ ऐड होके 15 आ जाए, प्लस 3 प्लस 15 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी यहाँ से। ओके, सो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। सॉल्यूशन ये कहलाता है कि अगर आप इक्वेशन के अंदर उसको डालेंगे तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ऐसे निकाले जा सकते हैं, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? आई होप सो कि आपको क्लियर है ये चीज़। अगर नहीं क्लियर है स्टूडेंट तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट डैट, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप नोटिस करिए कि ये भी हमने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन बनाई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल इसके अंदर, 2, तो हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। पेयर है क्या इसके साथ, नहीं, कोई पेयर नहीं है, सिंगल है, अकेली है। इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसके अंदर x और y की 2 वेरिएबल होंगी, तो कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, यानी ट्रू होगी ये इक्वेशन। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालें। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, अब आप मुझे सोच के बताओ इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे। आई थिंक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे इस लीनियर इक्वेशन के। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ जाएंगे, क्योंकि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगी। आप x की वैल्यू फिक्स करते जाओ और y की डिफरेंट वैल्यू आती चली जाएगी आपके लिए। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं अभी आपको देखो करके दिखाता हूँ, आप x को फिक्स करते जाओ तो मैं कुछ सॉल्यूशन आपके लिए निकाल के दिखाऊंगा। सपोज करिए ये आपका x है, ये आपका y है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 को अगर अपन थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, और यहाँ से अगर अपन इंटरचेंज करें LHS और RHS को तो उसको लिख सकते हैं y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 4। ये क्वेश्चन समझ में आई, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, यानी एक ही बात है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बोलो या y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 बोलो, एक ही चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग, है ना। अब आप मुझे बताओ कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y डिफरेंट आएगा। सपोज करो मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1, सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, वैल्यू ऑफ द फॉर x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2 आ जाएगा y, तो y माइनस 2 रख दिया, है ना। x की वैल्यू 2 रखो, एक बार आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 0 आ रही है। तो देखो ये x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू माइनस 2, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन, ये भी क्या है, सॉल्यूशन। ट्रू कर रही है ना इक्वेशन को। आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देखो, 2 1 ज़ा 2, और y की वैल्यू माइनस 2 रख के देखो, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना। तो ये सारे सॉल्यूशन है, ये मैं आपको अंडरस्टैंड कराना चाह रहा हूँ कि सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। बहुत सारे x और y सेटिस्फाई करते चले जाएंगे इसको,
बात समझ रहे हो आप? जैसे कि अगर आप x की वैल्यू वापस चेंज करके देखो, x की वैल्यू आप -1 रख के देखो, तो x की वैल्यू -1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू -1 डेट इज -2 -2 -4 कितना होता है -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। बात समझ रहे हैं? इसी तरह आप x की वैल्यू रख के देखिए 3, तो x की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू रखेंगे 3, तो 2 3 जा 6 -4 2 आ रहे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू 2 हो रही है, तो x की वैल्यू 3 रखने में y की वैल्यू 2 हो रही है। तो इसी तरह और निकाल सकते हैं आप चाहे तो इन्फिनिट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने क्लास 10th में करके आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। अभी ये चैप्टर डिफरेंट क्यों बनता है? अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिट सोल्यूशन आ रहे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिट सोल्यूशन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जब हम इस लीनियर इक्वेशन को किसी और इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे ना, तब अपन बात करेंगे कि सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अभी फिलहाल अगर अपन सिंगल लीनियर इक्वेशन देखें 2x - y = 4, तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन आ रहे हैं। और इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आप इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, है ना, लेट मी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इट, जस्ट होल्ड ऑन, हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना के देखते हैं। जैसे कि इस लीनियर इक्वेशन का फॉर एग्जांपल ये मैंने xy एक्सिस बनाई है, और हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, हमारे पास इक्वेशन है 2x - y = 4, तो x की वैल्यू 1 2 इस तरह से ले रही है, तो इस पर अपन वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। ये सपोज करो आ रही है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, इसी तरह x एक्सिस पे वैल्यू लेंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव y एक्सिस में ले लेते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे, और नेगेटिव एक्सिस में ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब अपन 2-3 वैल्यू को प्लॉट करके देखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके देखते हैं। x = 1 और y = -2, तो x = 1 और y = -2, तो x = 1 ये रहा एंड y = -2 ये रहा, तो ये वैल्यू आएगी। तो अपन इसको प्लॉट कर लेते हैं। ओके, ये x = 1 और y = -2, ये एक वैल्यू हो गई। और फिर दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, x = 2 एंड y = 0, तो x = 2 है एंड y = 0, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ये एक वैल्यू हो गई। ठीक है, ये सेकंड वैल्यू हो गई। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ही ज्वाइन कर देते हैं तो ही काफ़ी हो जाएगा, है ना, तो ही काफ़ी हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ही ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ही काफ़ी हो जाएगा। ऐसे देखिए, अब आप देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन को 2x - y = 4। ये ग्राफ बनाया मैंने 2x - y, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 2x - y = 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, जैसे x की वैल्यू 3 रखते हैं, 2 3 6 6 -2 कितना आ रहा है 4, तो x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 4 आएगी। यानी इस ग्राफ पे एक तो एक पॉइंट हो जाएगा 3,4, इसी ग्राफ पे 2 4 8 -4, यानी इस इक्वेशन के अंदर, ये ग्राफ पेपर के अंदर आप बनाओगे तो एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा आपका, है ना। ये सारे पॉइंट जो इस इक्वेशन पे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मेरी वर्डिंग में ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स जो इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन है। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो ये तो अभी तक हमने रिवीजन कर रहे हैं क्लास 9 का, अभी तक हमने अभी प्रॉपर वे में चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हमारा रिकैप्चुलेशन ही चल रहा है कि हमें क्लास 9 में कैसे कैसे अपन ये ग्राफ बनाते थे, किसी लीनियर इक्वेशन का किस तरह से अपन फिगर आउट करते थे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो हमारा कैसे डिफरेंट है मतलब हमारे लास्ट ईयर के चैप्टर से। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कोई वजह है कि इतना बड़ा बड़ा नाम बार बार इस चैप्टर में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना ही यही है और कुछ नहीं पढ़ना है।
ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब यह हुआ कि दो इक्वेशन लिखो, वो भी लीनियर, दो वेरिएबल के अंदर। तो एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सपोज करो जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो एक लिख लेते हैं, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a1 b1 एंड c1 आर द कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कोएफिशिएंट्स और द कांस्टेंट, है ना। और दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये टू लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनी टू वेरिएबल के अंदर। अब देखो, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब जब हम बात करेंगे ना इसकी सॉल्यूशन की, तो हम इंडिविजुअल सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, जैसे कि सपोज करो मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल लिख के बताऊँ। मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये इक्वेशन है। तो इसके अंदर x की वैल्यू आप 1 रखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, आप x की वैल्यू 1 रख के देखिए, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ। आप x की वैल्यू 2 रखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रख के देखिए तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये दूसरा सॉल्यूशन हुआ। अगर सिर्फ इस इक्वेशन की बात करें, सिर्फ इस इक्वेशन की, तो इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। इसी तरह इस पे आ जाइए, इसकी आप x की वैल्यू 1 रखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 3। इसमें x की वैल्यू आप 2 रखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके भी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। ऐसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे इंडिविजुअल लेवल पर। अलग अलग लेवल पर अगर आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो इनके इन्फिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछूं, मैं ये पूछूं कि दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कॉमन यानी दोनों वैल्यू पे ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या एक्स और वाई की, जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही हो। मार्क माय वर्ड, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसी कोई x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही हो। तो अगर आप गौर से देखो इसके अंदर, अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर बिल्कुल एक वैल्यू है, जिसे x की वैल्यू आप रखें 7/2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू 7/2 रख के देखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 7/2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ जाएगी। यही वैल्यू आप यहाँ रख के देखें, x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 1/2। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 7/2 प्लस 1/2, इन दोनों के एडिशन से आ जाएगा 4 और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा 3। तो ये वो सॉल्यूशन है, यानी ये वो x और y की वैल्यू है जो दोनों में साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है। इसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, है ना। वो आपके इनफाइनाइट नहीं होंगे, वो होगा यूनिक, वो एक होगा। अब लेकिन क्या सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं क्या, ये हमारा टॉपिक है ना। अब आप समझ रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखी है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे निकालेंगे। 3 सवाल हैं। पहला चीज़ कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं क्या। सॉल्यूशन तो इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट करेंगे, वो तो इन्फिनाइट है, लेकिन मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों के साइमल्टेनियसली कोई एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर करती है तो हाउ टू फाइंड इट, और अगर नहीं करती है तो कैसे पता चलेगा कि नहीं करती है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अंदर है। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने पुट ऑन किए हैं, पहला क्वेश्चन कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन। अगर करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि नहीं करते हैं। सो टू आंसर दिस 3 क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, और उसके बेस में कुछ एप्लीकेशन है, यानी वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन की, वो अलग डिफरेंट चीज़ है। तो अब आ जाते हैं कि कैसे पता चलेगा। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि एक एल्जेब्रिकली अपन आइडेंटिफाई कर लें कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पहली चीज़ जो अपन सबसे पहला केस पढ़ते हैं वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें। यूनिक सॉल्यूशन यानी जो मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि इस केस के अंदर आप देखो कि ये यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, x की वैल्यू 7/2 एंड y की वैल्यू हाफ यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है, और x की वैल्यू 7/2 y की वैल्यू हाफ यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक क्या है,
यूनिकनेस है, अपने आप में एक यूनिक है। बाकी कोई और एक्स और वाई, दुनिया का आप कोई भी एक्स और कोई भी वाई लेके आ जाओ, इस इक्वेशन में डाल के देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिवाय एक्स इक्वल्स टू 7/2 और वाई इक्वल्स टू हाफ के। तो यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर कोई यूनिक बात है, वो कैसे पता चलेगी? तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ गॉट ए सॉल्यूशन और नॉट, तो वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर इनके कोफिशिएंट का रिलेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है तो आप बोल सकते हो सर कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। और अगर अब यूनिक सॉल्यूशन निकालना कैसा है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन कहते किसे हैं, ठीक है ना, कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे किसे है? अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशो, मार्क माय वर्ड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो दोनों इक्वेशन का यानी a1/a2 और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशो यानी b1/b2, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशो बराबर नहीं आता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। जैसे कि इस केस में आप नोटिस करो और बहुत अच्छे से देखो कि इधर a1 की वैल्यू कितनी है, इधर a1 की वैल्यू है 1 और इधर a2 की वैल्यू है 1, राइट। और इधर b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है इधर -1 और इधर b1 की वैल्यू कितनी है, इधर b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू है +1। अब a1/a2 करो तो a1/a2 होता है 1/1 और b1/b2 करो तो b1/b2 होता है -1/1। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं, तो यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जो कि मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, मैंने आपके लिए लिख भी रखा है। ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालना है और डेट इज डिफरेंट टॉपिक, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रखी पड़ी है, आप उसको देख के ये पता लगा सकते हो क्या कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो यूनिक होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर मान लो ये दोनों इक्वल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाए, तो अब दो कैटेगरी बन सकती है, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी अपन लिखते हैं कि मान लो a1/a2 और b1/b2 आपके इक्वल आ जाए, तो अब दो कैटेगरी बनेगी। तो जो कांस्टेंट है ये इसके बराबर नहीं आनी चाहिए, तो बनेगा आपका केस नो सॉल्यूशन, कि कोई भी वैल्यू x और y की इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। और लेकिन अगर ये a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाए और ये तीसरे c1/c2 की बराबर आ जाए, तब ये केस बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो अगर बराबर नहीं आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो अगर बराबर आ जाता है तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होगा कि वो c1/c2 के भी बराबर नहीं आना चाहिए, और c1/c2 के बराबर आ जाए तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग अगर आप समझना चाहो, ग्राफिकली समझना चाहो, है ना, तो मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। आप नोटिस करिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ बनाया, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, दो इक्वेशन गिवन थी, आपने ग्राफ बनाया, है ना। एक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, सपोज करो ये इक्वेशन आई, और दूसरी इक्वेशन की आपने इक्वेशन बनाई और दूसरी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, ऐसे सपोज करो, है ना। फॉर एग्जांपल ये आपकी है a1x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन बनती है, यानी लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती है, तो इसका मतलब ये किसी एक यूनिक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप अलजेब्रिक समझोगे तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का। ये केस कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन का। इसको अपन बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे कि जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी, यानी x और y की कोई यूनिक वैल्यू है जहाँ पे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। x और y की कोई यूनिक वैल्यू, ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है x और y की जहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा।
बात समझ रहे हैं? ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये कंडीशन a1/a2 b1/b2 सेटिस्फाई, ग्राफिकली ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ, यानी यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनाने जाओगे तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नजर आएंगी। तो फिर नो सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। तो यानी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन अगर आप बनाना चाहो ना स्टूडेंट, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब लाइन तो हमेशा इंटरसेक्टिंग रहती हैं। जैसे कि ये आपने एक लाइन बनाई और ये एक लाइन मैंने बनाई, अब आप इसको एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और एक लाइन सपोज मैंने ऐसे बनाई, अब आप इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो लाइन तो हमेशा इंटरसेक्टिंग आएंगी, हमेशा टू लीनियर इक्वेशन की लाइन तो हमेशा इंटरसेक्टिंग आएंगी। तो फिर लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है एग्जाम्स में कि लाइन कब इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग। आप कितना ही एक्सटेंड कर लो दोनों तरफ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो वेन एवर द लाइंस आर पैरेलल, तो ये कभी इंटरसेक्टिंग नहीं करेगी। तो नॉन अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब अगर अपन इसका भी ग्राफ बनाना चाहें, किसका, नो सॉल्यूशन कंडीशन का, तो भी बना सकते हैं। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन का। जैसे कि ये आपका XY प्लेन है और हमने एक लाइन बनाई, सपोज करो एक लाइन ऐसे बनाई, सपोज करो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 आ गया, ये हमारा आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरी लाइन मैंने बनाई, सपोज करो ये इसके पैरेलल बिल्कुल, ठीक है, ये हमारा आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करेगी। वो क्या थी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर आना चाहिए, लेकिन किसके बराबर नहीं आना चाहिए, c1/c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन बनेगी हमारी नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं बनेगी, लाइंस आर पैरेलल है, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दो केस हमने पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, अगर नहीं होता a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इक्वल हो जाते तो दो कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी का ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के इक्वल नहीं आता है तो ये नो सॉल्यूशन है, लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि लाइंस हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। इन्फिनिट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारे ही पॉइंट्स जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है कि लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। और लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइन कोइंसिडेंट है ना। इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन बनाई और रेड का जो हमारी दूसरी लाइन आई है वो भी इसी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग एट एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट। सो आपकी a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 भी यही है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 भी यही लाइन है। इस केस को अपन एल्जेब्रिकली कैसे लिखते थे, अपन लिखते थे कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो अपन इस केस को क्या बोलते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है सारी सॉल्यूशन है। और इसको लाइंस के केस में कैसे समझेंगे कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक इंसिडेंट मतलब इंटरसेक्ट करिए, को इंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसाइडिंग कर रही है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब ये तीन कैटेगरी है कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन। इन दोनों का नाम भी एक है, यानी इन तीनों का नाम भी एक है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब लास्ट चीज मैं आपको समझा दूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है स्टूडेंट, तो अपन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ये जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम हमें सॉल्यूशन दे सकता है। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर आता है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता है, तो ये हमें देगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल, है ना, लाइंस आर पैरेलल
और ये हमें देगा इनकंसिस्टेंट, यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। और तीसरा हमारा है जो केस है वो है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ जाए, तो ऐसे केस को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कि क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है यानी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं अगेन ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो दो केसेस के अंदर कंसिस्टेंट हो सकता है सिस्टम और एक केस के अंदर इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज बीन कंसिस्टेंट और आर नॉट बीन इनकंसिस्टेंट, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने रहते हैं। तो फिलहाल के लिए अपन आज इसी पे स्टॉप करते हैं। जो थ्योरी हमने पढ़ी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम पेयर और लीनियर इक्वेशन को हमने स्टार्ट कैसे किया था। हमने बोला था कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल बनती है, पॉलिनॉमियल से स्पेशल केस बनता है लीनियर पॉलिनॉमियल का, और उस लीनियर पॉलिनॉमियल के अंदर जो वन वेरिएबल की इक्वेशन बनती है उसको हम किसी चीज़ के इक्वेट करें तो इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वहाँ से कंसेप्ट आया था। इसी तरह दो वेरिएबल अगर किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करे, जैसे ax प्लस बी इक्वल्स टू सी था, लेकिन अगर मैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी कर दूँ तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाती थी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 में पढ़ा था कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं कि वो वैल्यू ऑफ x और y अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करूँ तो वो इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, यानी सेटिस्फाई करेगी। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन क्लास 10 में हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि दो इक्वेशन को एक साथ स्टडी करें, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक साथ स्टडी करें। तब इस केस में आप नोटिस करोगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बनते, है ना, इसके यूनिक बनते हैं या नो बनते हैं या इनफाइनाइट बनते हैं, जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट बने। तो ज़्यादातर केस में आपके यूनिक सॉल्यूशन हो गए, जो हमने स्पेशल एग्जांपल देखा था कि x - y = 3 एंड x + y = 4, तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था कि x = 7/2 एंड y = ½ वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था। और उसको हमने देखा था कि हमने इसमें 3 सवाल हमने आपके लिए पुट ऑन किए थे कि कब पता चलेगा कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है वो कब कैसे पता चलेगा। कि पहला सवाल ये था कि कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज अभी अनआंसर्ड है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर करते हैं यानी अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी a1/a2 = b1/b2 है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो भी टीच करना बाकी है। लेकिन ये तो पता चले कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आज का टॉपिक ये था कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये कैसे पता चलेगा। सो दैट आई हैव टोल्ड यू एल्जेब्रिकली ऑल्सो। एल्जेब्रिकली क्या होता है, यानी उसके कोएफिशिएंट का रेशो, x के कोएफिशिएंट का रेशो, y के कोएफिशिएंट का रेशो, a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं आता है तो यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफिकली इसमें दो लाइन बनेगी और जो इंटरसेक्टिंग करते हुए नजर आएंगी, है ना। और अगर a1/a2 b1/b2 सपोज करो बराबर आ जाता है, लेकिन अगर वो c1/c2 के बराबर नहीं आता है तो लाइंस पैरेलल बनेगी ग्राफिकली। इसका मतलब लाइन कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो वो वैल्यू ऑफ x और y जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। अगर साइमल्टेनियसली दोनों को इंडिविजुअली तो बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं x और y की जो दोनों को अलग अलग सेटिस्फाई कर रही होंगी, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन की बात करें जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही होंगी, वो बात करते हैं हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और तीसरा केस बन सकता है कि तीनों ही बराबर आ जाए, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आ जाए। तो ये हमें केस देता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे ना तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 का केस मतलब ये है कि दोनों लाइन सेम लाइन है, एक ही लाइन की बात हो रही है। और अगर एक ही लाइन की बात करिए तो एक लाइन के तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। वो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिखाया था, तो मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर लाइन के इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस केस में लाइन कोइंसिडेंट का भी मतलब क्या हुआ कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है, तो यानी दोनों लाइन सेम ही है ना स्टूडेंट। तो इस केस को इन्फिनिट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाता है अगर अच्छा क्वेश्चन है तो लेट्स होप एंड वी डिसाइडेड। आप इसको आप एक बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं जिस तरह से मैंने बनाए हैं आपके लिए बना के दिया है, तो एक बार नोट्स बना के कवर अप करें। एनसीईआरटी के अंदर आप जो आरजी के नोट्स हैं, आरजी के नोट्स के अंदर सेक्शन रिव्यू 1.2 तक कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1. सेक्शन रिव्यू 1.2 तक पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ तक मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट है तो उससे पहले पूछ लें, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे सेफ एंड बाय।